हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के बिहार के इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए हैं फिजिक्स के मॉडल सेट नंबर 2। हमने पिछले कक्षाओं में साथियों मॉडल सेट 1 को कर लिया था। साथियों मॉडल सेट में यानी एक मॉडल सेट में आपके पास आ रहा है टोटल 30 क्वेश्चन, जो आपके बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप लोग मॉडल पेपर को जरूर करके जाए साथियों, क्योंकि मॉडल पेपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देंगे। अभी तक इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जितने भी आपके पास ग्रुप है और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में आप लोग फैला दीजिए साथियों इस लिंक को, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और सभी अपनी पढ़ाई की जांच कर ले इस मॉडल पेपर की सहायता से। तो आज आपके सामने है फिजिक्स मॉडल सेट नंबर 2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम, जी हाँ बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। तो चलिए फटाफट से सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन होगा आपको पूरे दिमाग में चला जाएगा। साथियों अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी इस वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहां आप लोग ज्वाइन हो जाए, क्योंकि पीडीएफ जितने भी इंपॉर्टेंट होता है साथियों, जितने भी नोट्स होती है क्लास की, सब वहीं पे प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो आज आपके सामने है फिजिक्स के मॉडल सेट नंबर 2, जो आपको दिलाएगी आपके एग्जाम में 90% मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, 90% मार्क्स आपके एग्जाम में मॉडल सेट दिलाएगी। क्योंकि आपको मैं बता दूं साथियों 50 से 60 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मॉडल सेट से आएंगे एग्जाम में, 12th के एग्जाम में। तो चलिए फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और सभी आंसर का जवाब सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना समय को गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन कहता है साथियों कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। चलिए बताइए फटाफट से सभी लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू क्या है? चुंबकशीलता को सबसे पहले हम किससे डिनोट करते हैं साथियों? म्यू से। ऐसे लिखते हैं म्यू को। इसे क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं। क्या? म्यू कहते हैं। तो बताइए आप लोग कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू क्या होती है? मॉडल सेट साथियों आपको आपकी पढ़ाई की पूरी व्याख्या कराएगा कि आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है, आपकी जांच करेगी साथियों। यही मॉडल सेट है साथियों, जो कभी कभी एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस आपके मॉडल सेट से उठा के दे दिए जाते हैं, तो कभी कभी जस्ट इसके अपोजिट पूछ दिया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू क्या है। क्या वो एक से बड़ा है, बराबर है, छोटा है या बराबर में है? सभी लोग बताएंगे फटाफट से कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू क्या है। यह सभी का राइट है। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। आप लोग लास्ट तक बने रहे, टोटल के टोटल क्वेश्चंस करके जाए साथियों, कि कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उठ सकता है डायरेक्ट, इसका कोई संभावना नहीं है। इसलिए आप लोग टोटल के टोटल क्वेश्चंस को करें, ध्यान से देखें, वीडियो को दोबारा देखें, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको फटाफट से देना है। 2 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है? कहता है कि आयाम मंडुलन सूचांक का मान होता है, कितना होता है? फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आयाम मंडुलन पूछा है यहाँ पे, सूचांक का मान कितना होता है? हमेशा 0, 1 तथा इंफिनिटिव के बीच, 0 तथा 1 के बीच, या हमेशा इंफिनिटिव होता है? तो क्या होता है आपको बताना है। इंफिनिटिव का मतलब अनंत होता है, ये अनंत का चिन्ह है साथियों। तो आपको 2 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से कमेंट बॉक्स में देना है कि आयाम मंडुलन सूचांक का मान क्या है। जी हाँ, सभी का ऑप्शन आना चाहिए कमेंट बॉक्स में साथियों। जी हाँ, क्या है? ऑप्शन नंबर सी सभी का आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। 0 तथा 1 के बीच होता है। जी हाँ, 0 तथा 1 के बीच आयाम मंडुलन होता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये सवाल कई बार बिहार बोर्ड में 12th एग्जाम में साथियों पूछा गया है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चंस को उठाया गया साथियों, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा
और पूछी जाएगी साथियों 100%, क्योंकि पिछले बार भी ये क्वेश्चन से पूछे गए थे, 100% पूछे गए हैं, राइट क्वेश्चन है साथियों। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। अगला सवाल है साथियों 3 नंबर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहता है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, ग्लास स्लैब कहने का मतलब ऐसा ग्लास का स्लैब, शीशा जिसे आप लोग कहते हैं, तो जब ये ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, मान लीजिए यहां से प्रकाश की किरण आई और ये ग्लास स्लैब में प्रवेश की, तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है आपको बताना है। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या आंकड़े पूर्ण नहीं है। चलिए 3 नंबर सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। यह क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है साथियों, तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बिल्कुल घटता है। क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम 100% राइट है। साथियों इसी क्वेश्चंस में आपसे अगर आवृत्ति की बात करें, जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको आवृत्ति की बात करें कि जब प्रकाश की किरण एक ग्लास से दूसरे ग्लास में प्रवेश करती है तो आवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है, तो साथियों आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यही 2 क्वेश्चन है जो आपको बार बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है। यहाँ आपसे तरंगदैर्घ्य पूछा है, तो अगली बार आपसे आवृत्ति पूछ सकता है, तो आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है, घट जाता है। फाइनली 3 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुक्त आकाश का पैरावैद्युतांक होता है। मुक्त आकाश का, जी हाँ दोस्तों, मुक्त आकाश का पैरावैद्युतांक कितना होता है, यह आपको बताना है। एफ नोट साथियों, मुक्त आकाश को किससे डिनोट करते हैं, एफ नोट से डिनोट करते हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कि मुक्त आकाश का पैरावैद्युतांक होता है कितना। ऑप्शन ए बोलता है 9 इंटू 10⁻⁹ एम एफ इनवर्स, या 1.6 10⁻⁻19 कूलम, 8.85 10⁻⁻12 एफ एम इनवर्स, या 8.85 इंटू 10⁻⁹ एफ एम इनवर्स। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए फटाफट से कि एक मुक्त आकाश का पैरावैद्युतांक कितना होता है। 4 नंबर सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जी हाँ साथियों, क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एफएम होता है। और इसे आप रट सकते हैं क्योंकि बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है डायरेक्टली। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टली ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया है। पीवाईक्यू में आप इसे देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। आशा करता हूं कि आप लोग क्लास को शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो फटाफट से एक बार और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और 5 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग बताएंगे। 5 नंबर सवाल साथियों आपसे क्या पूछा है कि चुंबकशीलता की बीमा है, क्या है। यह चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, यह आपको बताना है। कहता है ऑप्शन नंबर ए की mlt के पावर -2 और i के पावर -2। ऑप्शन नंबर बी कहता है mlt के पावर 2 और i के पावर -2। ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए, कहता है mlt के पावर 2 और i के पावर भी 2 कहता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है mlt के पावर -2 और i क्या हो जाएगा, चुंबकशीलता की बीमा। एमबीबीआई में इसे आप डाल सकते हैं साथियों, बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है चुंबकशीलता की बीमा से। तो आप लोग बताएंगे कि चुंबकशीलता की बीमा क्या है। जी हाँ, क्या साथियों, mlt के पावर -2 और i के पावर -2, यही है चुंबकशीलता के बीमा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर सवाल आपके निकट ये है कि बूस्टर का नियम है। और बूस्टर के नियम आप इसे 2 नंबर में याद करके जा सकते हैं। 2 नंबर में ये सवाल आपके लिए एमबीबीआई हो सकता है 2024 के लिए, क्योंकि बूस्टर के नियम लगभग 5 से 6 बार बिहार बोर्ड ने अभी तक पूछा है साथियों, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है और बिहार बोर्ड के नजर में ये क्वेश्चन रहता है बूस्टर के नियम से, और ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा गया है। तो चलिए बताइए कि बूस्टर का नियम क्या है। म्यू बराबर साइन आईपी, या म्यू बराबर कॉस आईपी, म्यू बराबर टेन आईपी, या म्यू बराबर टेन स्क्वायर आईपी, क्या हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब। सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि बूस्टर का नियम क्या कहता है।
क्या कहता है साथियों, बूस्टर का नियम कहता है म्यू बराबर 10 IP। ऑप्शन नंबर सी एकदम सभी का राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, म्यू बराबर क्या 10 IP, 10 IP, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपके स्क्रीन के सामने 7 नंबर सवाल आपके नजदीक आ गया है। कहता है कि नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। गेट से आपके पास बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा, जो कि पिछले कक्षाओं में भी हमने, पिछले मॉडल सेट यानी मॉडल सेट 1 में भी हमने गेट के क्वेश्चंस डाले हैं। आप लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। वो भी मॉडल सेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस है, और इजी क्वेश्चन साथियों आपके सामने लगभग 40%, जी हाँ दोस्तों, 40% इजी क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो वो क्लास को आप लोग बिल्कुल देखिए। चलिए बताइए कि 7 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या है। यह क्या है, ए प्लस बी बराबर वाई, या ए डॉट बी बराबर वाई, ए डॉट बी बराबर वाई, या ए प्लस बी ऊपर इसे क्या कहते हैं, बार कहते हैं, बराबर वाई। क्या है नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सभी का आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी होल बार बराबर वाई। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। ये नॉर गेट का बूलियन व्यंजक है। और अगर आपसे और गेट का पूछे साथियों, यहाँ पे आपको सिर्फ और गेट का पूछे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर वाई हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, कितनी होती है, ये आपको बताना है। जी हाँ, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड में। फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन कहता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, या रूट अंडर आर प्लस ओमेगा एल, या ऑप्शन नंबर सी कहता है आर प्लस ओमेगा एल, या रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या है, बताइए फटाफट से आप लोग। ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, रूट अंडर, जी हाँ, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही होता है एलआर परिपथ की प्रतिबाधा। और ये सवाल एलआर परिपथ, ये 2 नंबर क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है फिजिक्स में, क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान का वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात है। क्या हो जाएगा साथियों, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग मध्य मूल मान का अनुपात 2 हो जाएगा, रूट अंडर 2, या 1/√2, या 1/2। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए फटाफट से। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग मध्य मूल मान का अनुपात क्या होगा, जो क्या होगा, और रूट अंडर 2 होगा। और ये भी क्वेश्चंस आपके लिए वीवीआई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मैं वैसे ही क्वेश्चंस को साथियों इस मॉडल सेट में इंक्लूड किया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट पूछा जाएगा साथियों आपके एग्जाम में, या पूछा गया है और पूरी पूछने की संभावना है। इसीलिए आपको मॉडल सेट कराया जा रहा है, ताकि आप 90% इस मॉडल सेट से जरूर लाए साथियों। और अभी तक आपके पास मात्र 3 मॉडल सेट सभी सब्जेक्ट के आए हैं, अभी और बहुत सारे मॉडल सेट आपके सामने आने वाले हैं। तो चलिए बताइए, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन की पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है, कौन सा होता है, ये आपको बताना है। पी टाइप और एन टाइप, 2 टाइप आपने देखा होगा, एक होता है साथियों पी टाइप और एक क्या होता है, एन टाइप। तो ये 2 टाइप होता है, गेट के अंतर्गत इसे हम यूज करते हैं। तो बताइए कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन सा है। इलेक्ट्रॉन है, होल है, फोटोन है, या प्रोटॉन है, कौन सा है साथियों। जी क्या है, होल है। क्या है, होल, होल है पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक। अगर आपसे एन टाइप के लिए पूछे, एन टाइप के लिए तो क्या हो जाएगा साथियों, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आपको इसको याद कैसे रखना है साथियों, तो एन, एन से क्या होता है, न्यूट्रॉन मान लीजिए, और न्यूट्रॉन किसका ही समूह है साथियों, इलेक्ट्रॉन का ही है। तो इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, जब भी एन आएगा
और मुख्य धारा जब पूछेगा यानी मेन पूछेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और पी पूछेगा तो उसका क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, होल, पी से होल हो जाएगा। अब इसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, पी है ऐसे तो इसका ये हटा के इसे गोल बना सकते हैं, क्या हो गया, होल हो गया। तो मुख्य धारा जब भी पूछेगा मुख्य धारा वाहक तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है किसमें? बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बताइए आप लोग, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, या बी एवं सी दोनों में? बीटा किरणें विक्षेपित होती है किसमें? यह किसमें होती है? बी एवं सी दोनों में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, बी एवं सी दोनों। बीटा किरणें विक्षेपित होती है बी एवं सी दोनों। बी कहता है केवल चुंबकीय क्षेत्र में, और सी केवल विद्युतीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में क्या होती है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। थोड़ा क्वेश्चन है, लंबा है, लेकिन ये सवाल आपको कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण क्या है? I बराबर 0.6 इंटू साइन 100πt, ये फॉर्मूला है आपके सामने, और कहता है सी निरूपित है तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी। और ये क्वेश्चंस आपके सामने सेम टू सेम आएगा, नहीं इसका डाटा को कोई भी चेंज होगा। और ये सवाल लगभग इधर आके साथियों न्यू जब भी शिक्षा मंत्री बने हैं तब से ये सवाल 4 बार रिपीट किया गया है। तो आप लोग बताइए कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण जो दिया हुआ है से निरूपित है तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी? ये क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी 50 हो गया। क्या हो जाएगा साथियों? 50 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, एकदम राइट है। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं कहूंगा कि इसे आप याद जरूर कर लें। तो साथियों आपकी सफलता हमारी पहचान, आप जब 90% लाएंगे तभी हमारा पहचान बनेगा। इसलिए आप लोग जोरदार से तैयारी कीजिए इस मॉडल पेपर के साथ। और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे, तो आप लोग जरूर देखिए उस क्लास को, ताकि आपको 90% लाने में कोई भी दिक्कत ना हो। और अभी तक आप लोग स्टडी विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक शेयर नहीं कीजिए तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर ले। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक आवेशित चालक, मान लीजिए ये आवेशित है और ये चालक है, ये आवेश है, इस पे प्लस, और इसके सतह पर, इस सतह के किसी भी बिंदु पर पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चलिए फटाफट से बताइए क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 0, बी कहता है सतह के लंबवत, सतह के स्पर्शी सतह या सतह पर 45 डिग्री पर होती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको स्किप करके चला जाना है, जब भी आपको कंफ्यूज करे, और लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस को देखना है। तो चलिए आशा करता हूं इसका सवाल आपको, इस सवाल का जवाब आपको पता होगा। तो 13 नंबर का जवाब सभी का राइट है, सतह के लंबवत होती है। जब भी आपसे तीव्रता पूछे तो क्या हो जाएगा, लंबवत होती है, और आवेशित चालक की सतह पर पूछे तो क्या हो जाता है, सतह के लंबवत हो जाता है। यह आपको ध्यान देना है, और ऐसे सवाल को आपको लास्ट में करना है। चलिए आगे 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या कहता है कि लेंज का नियम संबंध है, किससे संबंध है लेंज का नियम? और इसे आप 2 नंबर में याद करके जरूर जाए। लेंज का नियम से आपके पास सवाल इंपॉर्टेंट होता है साथियों, क्योंकि इससे सवाल वीवीआई बनता है और बार बार इसे पूछा गया है। लेंज के नियम से 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा, और आपको लिखना है मात्र 2 लाइन में, तभी आपको 100% यानी 2 नंबर मिलेगा। तो लेंज का नियम संबंध है किससे? आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, या संवेग के संरक्षण सिद्धांत से? जी दोस्तों, किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम राइट है। और इसीलिए ऊर्जा से संबंधित है, इसी कारण इसे आप बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में जरूर देखेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चंस में और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में। चलिए इसी प्रकार आगे चलते हैं। 15 नंबर सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है।
कह रहा है कि साथियों कि स्थिर विद्युत क्षेत्र डैश होती है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होती है आपको बताना है। संरक्षी, असंरक्षी, ए प्लस बी या नॉन ऑफ दीज। स्थिर स्थिर विद्युत क्षेत्र यानी रुका हुआ, और ये विद्युत बह नहीं रहा, ये इससे धारा बह नहीं रही है, ये बिल्कुल स्थिर है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र केवल क्या, कौन सा होता है ये, संरक्षी, असंरक्षी, ए प्लस बी दोनों। तुक्का नहीं मारना है और ध्यान से इसका आंसर देना है। जब भी आपके पास स्थिर आए तो ये संरक्षित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, संरक्षित बल होता है। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 16 नंबर क्वेश्चन साथियों कहता है कि निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एकवर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, यह आपको बताना है। 16 नंबर सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से दीजिए। आपसे तरंगदैर्घ्य पूछा है, क्या होगा, 4000, 45 और 6000 या 9000। यह दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, 4000 एंगस्ट्रॉम, ये एकदम राइट है। चलिए आगे एकदम लल्लू सा प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। प्रतिघात का मात्रक क्या है, और ये पहला मॉडल सेट में ये क्वेश्चन आपको कराया गया है। जी हाँ, प्रतिघात का मात्रक क्या है, क्या हो जाएगा साथियों, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और अगर प्रतिरोधकता का पूछे, प्रतिघात है यहाँ पर तो ओम, प्रतिरोधकता का पूछे तो क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर याद रखना है। करंट का पूछे तो एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपको अगर विश्वास न हो तो आप लोग जाके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को PYQ में। बार बार क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, और सेम टू सेम आपको ऐसा ही इसका ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए 18 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जी दोस्तों, 18 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सभी का राइट है, E क्रॉस B। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, B भी है पहले, लेकिन E पहले आ जाएगा, E ऊपर से ऐसे, और B ये डैश के समानांतर। तो यही होती है साथियों विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। साथियों मैं एक बार फिर से बता दूं, इसका अगर PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। सभी PDF आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। VVI क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेधन क्षमता है। वेधन क्षमता साथियों सबसे ज्यादा किसमें है, एक्सरे में, कैथोड किरण में, वाई किरण में, या गामा किरण में। तो किसमें है महत्तम भेदन क्षमता, यानी किसी पदार्थ को भेद कर बाहर निकालने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें है, ये आपको बताना है। किसमें साथियों, जी हाँ, गामा किरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, गामा किरण। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 20 नंबर क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन के सामने। अभी 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, कुछ ही देर में वो भी क्वेश्चन को हमने समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो चलिए आप लोग बताइए 20 नंबर सवाल का जवाब की डेल्टा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है, क्या है बताइए। HC लेमडा, सॉरी ये लेमडा है, क्या है, लेमडा है। लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या है, HC लेमडा, HC बाई लेमडा, या H लेमडा बाई C, या लेमडा बाई HC। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। 4 ऑप्शन में से आंसर बताना है आपको। जो क्या हो जाएगा, HC बाई लेमडा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और बी एकदम राइट है। और बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आशा है कि ये 2024 में रिपीट होने की संभावना है। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको बताना है। ऑप्टिकल फाइबर पहले के
जमाने में दूर संचार का कार्य करता था, संदेश को भेजने का कार्य करता था। यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट है और इस पर ये दागा जाता था, और होता क्या था, ये प्रकीर्णन के कारण ऐसे 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 करके पाइप के माध्यम से किसी दूसरी जगह बहुत दूरी तक पहुंचाया जाता था। तो वो क्या था, ऑप्टिकल फाइबर था। इसका सिद्धांत अब भी लागू होता है और सड़क किनारे पाइप जो बिछती है वो सभी ऑप्टिकल फाइबर पर कार्य करती है। तो 21 नंबर सवाल का जवाब क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसमें क्या हो जाता है, ये क्या है, एक पाइप है और यहाँ से जब लाइट आया तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देता है यहाँ से, और ये आपस में रिफ्लेक्ट होके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जो कि संदेश के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने VVI क्वेश्चन से कहता है कि P आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या हो जाएगा। जी हाँ, टॉर्क क्या पूछा है, जिसे हम T से व्यक्त करते हैं, ऐसे टॉर्क को लिखते हैं ऐसे। तो P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, आपको बताना है। P क्रॉस E हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, एकदम राइट है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या कहता है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है। यह ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है, आपको बताना है। 23 नंबर सवाल का जवाब फटाफट अंदाज में कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी लोग फटाफट से बताइए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है। यह क्या है, एम्पियर मीटर है। क्या है, एम्पियर मीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि एक निकट दृष्टिकोण से, क्या एक निकट दृष्टिकोण से ग्रसित व्यक्ति, सॉरी यहाँ पर दोष है, कोष नहीं, दोष। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है किसका, उत्तल, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या उभय क्या है, द्विअवतल होगा साथियों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विअवतल लेंस हो जाएगा। तो एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए किस लेंस का व्यवहार करता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि किस लेंस का व्यवहार करता है। यह किसका करता है, सभी का राइट है, अवतल दर्पण का। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस। 1 सेकेंड, सॉरी दोस्तों। तो चलिए 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने था और इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, अवतल लेंस। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने फटाफट अंदाज में कहता है कि पैक्स का अर्थ है, क्या है, पैक्स का अर्थ क्या है, फुल एक्सेस ट्रांसमिशन, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी या फैक्चुअल ऑटो एक्सेस या फीड ऑटो एक्सेस। पैक्स का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है और ये साथियों, ये जो पैक्स है ये पुराने जमाने में इस्तेमाल किया जाता था। तो बताइए 25 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। फैक्सिमाइल टेलीग्राफी था, एक प्रकार का टेलीग्राफी का रूप में कार्य करता था पैक्स। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गणितीय योग होता है। ये मान लीजिए एक बिंदु है और ये विद्युत आ रहा है, यहाँ से चारों तरफ से क्या आ रहा है, विद्युत आ रहा है। तो इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग यहाँ पे क्या होता है, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो ये आपको ध्यान देना है और ये सवाल VVI है और कई बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ये क्या हो जाता है, जब भी एक जंक्शन पर जोड़ा जाता है तो ये क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, शून्य एकदम राइट है, शून्य हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आज का 27 नंबर, सॉरी दोस्तों 26 ही क्वेश्चन थे जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो फिजिक्स के ये रहा आपके पास, इसका आंसर की अगर आपको साथ में लेना है तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपके इस टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि। सर्च मारिएगा जब आप लोग स्टडी विथ रवि तो टेलीग्राम चैनल आएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है स्टडी विथ रवि की
लोगों साथियों जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फटाफट से अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर करें। लास्ट में ये जरूर बताएं साथियों कि आज की क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।